या तो तुम्हें तुम्हारे वीक एरिया, तुम्हारे ग्रे एरिया मालूम है, और अगर नहीं मालूम तो उसे आइडेंटिफाई करने के हमारी रिटर्न प्रैक्टिस काम आती है। तुम्हारा देखना, पढ़ना, सूंघना ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये भी छोटा चैप्टर है, ये रिलेटिवली थोड़ा बड़ा चैप्टर है। स्पीड फरवरी में बढ़ा सकते हैं। अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो स्पीड बढ़ाने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल अपने पास है। आप एग्जाम तो बहुत देते, आपके मार्क्स नहीं आते क्या? हाउ टू फिनिश द केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट 4 मंथ। 4 मंथ की बात क्यों करी? क्योंकि अभी तो 6 महीने का टाइम बाकी है, क्योंकि बचे हुए टाइम में तुम्हें रिवाइज भी करना है। तो पहले तुम सिलेबस खत्म करो, फिर तुम उसे रिवाइज करो, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यहाँ पे 4 महीने में खत्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने सब टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। ये नहीं कि उठे, आंखें बंद करी, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तुम्हारी क्या तकलीफ है। तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन नहीं आती, उसके पैरामीटर्स तुम्हारी समझ नहीं आते। पैरामीटर्स समझ आते हैं, लॉग के साथ कैलकुलेशन नहीं होती। तो तुम्हारी तकलीफ नेक्स्ट इक्वेशन नहीं, तुम्हारी तकलीफ है लॉग के साथ कैलकुलेशन नहीं आती। या तो तुम्हें तुम्हारे वीक एरिया, तुम्हारे ग्रे एरिया मालूम है, और अगर नहीं मालूम तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिटमस टेस्ट है। और वो टेस्ट क्या है कि तुमने उस चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट दे दी, चैप्टर पे तुमने एक टेस्ट लगा दी, और टेस्ट से तुमने आइडेंटिफाई करा कि कौन से सब टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलतियां हैं। सब टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। होता क्या है, हम सोचते रह जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, सोचना नहीं है। दूसरी बात, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब है आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो चीज़ें आपके दिमाग में ट्रांसफ़र हो रही। किताबों में जो डाटा है वो आपके दिमाग में जा रही, वो आपके थॉट प्रोसेस को प्रोवोक भी कर रही। उसका ये मतलब है कि पढ़ते हुए तुमने नोट्स बनाई, तुमने उन क्वेश्चन को अंडरलाइन करा जहाँ पे तुम फंस जा रहे, अंडरलाइन करा तुमने जहाँ पे तुम फंस जाते। तुमने एक रिवीजन शेड्यूल बाजू में लिख ली कि आज 8 बजे इसे वापस पढ़ना है। रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पार्ट है, चाहे फॉर्मूला के हो या रिएक्शंस के हो। होता क्या है, हम फॉर्मूले देख लेते, 4 बारी भी तुम फॉर्मूले देख लो, और अगर तुमने उसे लिखा तो ये मान के चलो 90% केसेस में उसमें गलती होगी। क्योंकि फॉर्मूलों को देखना, उसे सूंघना एक अलग सी चीज़ है, उसे लिखना एक अलग सी चीज़ है। तुम्हारी रिटर्न प्रैक्टिस काम आती है। आई रिपीट, तुम्हारी रिटर्न प्रैक्टिस काम आती है। तुम्हारा देखना, पढ़ना, सूंघना ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जब तक कि तुम उसे लिख नहीं रहे। तुम्हें ये नहीं मालूम कि पहले फॉर्मूले और दूसरे फॉर्मूले के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तुम्हें बार बार मॉक टेस्ट देने हैं, वो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो बातें तुमने यहाँ पे ग्रे एरिया के फॉर्म में लिखी थी, क्या उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, वही गलती तुम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तुम्हें अगले 4 महीनों में करनी है। अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करने हैं, उसे फिक्स करना है, और उसके लिए एक रिविजन शेड्यूल भी रखनी है, क्योंकि बिना रिविजन के वापस तुम अगले 48 घंटे बाद वही गलती उसी जगह पर वापस करोगे। कौन से 4 चैप्टर केमिस्ट्री के फाउंडेशन है? केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोल कॉन्सेप्ट को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी है। तो ये अपने 4 चैप्टर हैं, यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करनी है। इन 4 चैप्टर्स को पढ़े बिना तुम्हें आगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे करके मूव नहीं करना, क्योंकि यहाँ ये इनके जो बेसिक पार्ट है वो हर जगह अप्लाई करना है। लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन गैप जनरेट हो जाती है, उस गैप ने तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करा या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी क्रिएट करी। तो ये चैप्टर्स करने के बाद तुमने पहले डी एंड एफ ब्लॉक करा, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करी, फिर पी ब्लॉक करा। पी ब्लॉक सबसे आखिर में क्यों करा? क्योंकि ये 13 से लेके 18 तक है, ये एक लंबा सा पार्ट है। ये छोटे चैप्टर से, ये भी छोटा चैप्टर है, ये रिलेटिवली थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ये करने के बाद जब तुमने इन दोनों को करा तो तुम्हारे पास एक तो नंबर ऑफ चैप्टर्स भी आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 ग्रुप तुमने पढ़ाई करी, तो उसमें से 2 सवाल आने हैं। यहाँ पे एक ग्रुप से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से तुमने इनको किन की प्रायोरिटी बनाई कि इसे थोड़ी बाद में पढ़ना है, इन्हें थोड़ा पहले पढ़ना है। और यहाँ पे तुम ये देखोगे जो तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसकी एक लार्जर एप्लीकेशन है। तो एक तरीके से ये पीरियोडिक टेबल की रिविजन भी है। तो रीजनाइजेशन वाली प्रॉब्लम बनाओ, रीजनाइजेशन वाली प्रॉब्लम बनाओ। मैच द फॉलोइंग, अगर मैट्रिक्स मैचिंग है तो ये तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और भी इंप्रूव करता है। ये तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्कुल फाइनर लेवल के ऊपर, एक अलग सी लेवल के ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पे तुम इतने क्लोज ऑप्शंस के बीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस इज द करेक्ट आंसर और दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। तो रीजनाइजेशन जरूर बनानी है, इसके साथ मैच द फॉलोइंग भी करना है। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये एग्जाम में आते, इसलिए करना क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एनहेंस कर रही है। क्यों करना? क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एनहेंस कर रही है। तुमने रेडॉक्स मारी, उसके बाद इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ये चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हमने के इक्विलिब्रियम पढ़ी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डेल्टा जी के साथ इसे कोरिलेट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी और ई को कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी भी है और ई भी है।
तो बेसिकली यहाँ से जो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं ईएमएफ का खेल, वो यहाँ तक चलते रहते हैं। इंडिकेटर किसका? लेकिन फिजिकल में एक अलग तरह के स्ट्रगल है। फिजिकल में सबसे पहले तुम्हें ये नहीं मालूम होता कि ये प्रॉब्लम तो सुना है, मगर इसके साथ वर्किंग फार्मूला कौन से है। मान लो एक बार में तुम्हें याद आ गया, हाँ ये प्रॉब्लम है और ये वर्किंग फार्मूला है। अब एक तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लोगों को आदत होती है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की। इस कैलकुलेटर ने लोगों को हैंडीकैप्ड बना रखा है, तुम्हें बना रखा है। हमें कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना, 3 से 4 मिनट तुम्हें स्ट्रगल करना है। स्पीड फरवरी में बढ़ा सकते हैं, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो स्पीड बढ़ाने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल अपने पास है। और पूरी कैलकुलेशन तुमने खुद करी। होता क्या है, हम आधी कैलकुलेशन करते और फिर कैलकुलेटर के ऊपर चले जाते और ओरिजिनल एग्जाम में कैलकुलेटर होता नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे होते कि इधर में प्रॉब्लम है और पीछे हाथ रखा हुआ है सॉल्यूशन के ऊपर में। सॉल्यूशन तुम्हें आखिर में देखना है, जब तुम थक गए, जब तुम्हें लगा कि कोई और रास्ता है नहीं। अगर मान लो किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर तुमने यहाँ पे 5 मिनट लगा लिया और अब भी नहीं बन रहा, इसे छोड़कर आगे बढ़ो। ये जब टाइम खत्म हो जाए, ये जब टारगेट खत्म हो जाए, वापस उसके ऊपर आना, उसे वापस सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर तब भी सॉल्व नहीं हो तब जाके सॉल्यूशन देखना है। यानी सॉल्यूशन लास्ट स्टेज है। लोग क्या करते, क्वेश्चन देखा और साथ में सॉल्यूशन देख ली। ऐसा करके तुम 100 साल भी अगर एग्जाम दोगे ना, तब भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम 100 ईयर तक एग्जाम देते रहो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। आई रिपीट, अगर तुम्हारी आदत है क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन देखी है ना, बिना स्ट्रगल करे हुए, तो तुम 100 सालों तक एग्जाम देते रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। तुमने देखा होगा कई सारे लोग टीवी के ऊपर ऐड करते कि आप खाते पीते तो बहुत हैं मगर आपके शरीर में नहीं लगता क्या, वैसे ही आप एग्ज़ाम तो बहुत देते, आपके मार्क्स नहीं आते क्या, आंसर ही नहीं आते। भाई अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, और अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो ये आपके प्रॉब्लम है, परिवार वालों की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो तुम्हें ये इस बात का ध्यान रखना है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हमारी जनरेशन ऐसी है जो स्विच सिस्टम की है। बटन दबाया, जेई के रिजल्ट बाहर आ गए, बटन दबाया, नेट के रिजल्ट बाहर आ गए, बटन दबाया, 6 पैक एप्स बन गए। ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में होता है। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, घर वाले कह रहे हैं दे दो तो एग्जाम दे दिया, या तुम्हें लगता है कि चलो घर वाले भी कह रहे हैं और मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, देकर देखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात की भूख नहीं है कि तुमने एग्जाम दिया और तुम एग्जाम में पहले रिस्क के अंदर नहीं आए, अगर तुम्हारे अंदर ये भूख नहीं है तो तुम बेवजह एग्जाम दे रहे हैं। अगर तुमने एग्जाम दिया तो नेचुरल क्यूरियोसिटी के अंदर तुम्हें इस बात की गिल्टी फील होनी चाहिए कि तुम पहले 10 के अंदर क्यों नहीं आ पाए। लेकिन तुमने ये सोचा चलो टेस्ट दे के देते, ज़्यादा ही क्या है भाई, ज़्यादा ही क्या है, तुम्हारे घर वालों के पैसे जा रहे हैं, तुम्हारा टाइम जा रहा। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम कर सकते। सब कुछ स्टार्ट होती है आई कैन से। बड़ी से बड़ी लड़ाई भी एक बंदा सोचता है मैं जीत सकता हूँ, बड़ी से बड़ी लड़ाई के बारे में भी एक बंदा सोचता है आई कैन, और वो रेवोल्यूशन लेकर चलाता। हजारों मील का लंबा सफर एक कदम से शुरू होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे लेकिन उन्होंने अर्जुन की लड़ाई नहीं लड़ी, और आज के डेट में हर बंदा जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है उसे अर्जुन कहते हैं। जितना तुम खुद को स्ट्रेच करोगे उतनी बढ़िया तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, तुम्हारे कामयाब होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। हर एग्जाम देने से पहले दिमाग के अंदर ये आइडिया होना चाहिए कि क्या तुम पहले रैंक पे आ रहे, नहीं आ रहे तो दूसरे पे तो चलो चल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होना है। एक बच्चा था, उसकी माँ सर पे दूध बेचा करती थी, आज वो रॉकेट साइंटिस्ट है। एक मेरा फ्रेंड था, जूनियर था, उसने 5 सालों तक एडमिशन करी थी और दोनों के दोनों 17 साल 18 साल की उम्र से अपने खर्चे खुद उठा रहे थे, पढ़ाते थे और उस खर्चे से खुद की पढ़ाई करते थे, है ना। और जो दूसरा है उसके आज 2 हॉस्पिटल है कि वो थके होते थे मगर कभी टूटे नहीं होते थे। उनके दिमाग में, उनकी बातों में एक सपना होता था, उनकी बातों में इस बात का भरोसा था कि आज चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन कल बढ़िया होगा, और उनका कल बढ़िया आया। तुम्हें भी यही सोचना है, भरोसा खुद पे रखो, अपने आप को चुनौती दो, अपने आप को स्ट्रेच करो, अपने आप को चैलेंज करो, और इस बात का भरोसा रखना कि कल आज से बेहतर होगा।